हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने संगम काल का फर्स्ट पार्ट ख़त्म किया था। आज सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, इसमें कि हम लोगों ने 17-18 क्वेश्चन किए थे। आज आगे आगे के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि संगम राज्यों की धार्मिक सांस्कृतिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसमें देखिए कह रहा है, पहले पूछ रहा है सही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा वैदिक यज्ञ करते थे, सही है। दूसरा है शवदाह की प्रथा आरंभ हुई, ये भी सही है। तीसरा है कि इन राज्यों में स्थानीय देवता मुरुगन थे, तो ये वाला भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से वीरकल किसे कहा जाता था। वीरकल ये की पॉइंट है, तो मतलब आप इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। पता है, नोट्स ना जो आप लोग बनाते होंगे शायद, तो इसमें नोट्स में ना सीधा वीरकल क्वेश्चन मत लिखा करिए जब आप नोट्स बनाया करिए। तो वीरकल लिख के ये है क्या एक्चुअली वो लिखना होता है, और इससे रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो वो आप लिख लिया करो। बस सिर्फ इतना, वीरकल एंड ये ख़त्म कि ये वर्ड क्या है, बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मतलब बहुत डिटेल में नहीं कि क्वेश्चन देन ऑप्शन, तो ये सब नहीं करना होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि वीरकल किसे कहा जाता था। पहला है मंदिर, फिर औजार, स्मारक और हथियार। देखिए, वीरकल कहते हैं स्मारक को, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको कहते हैं? स्मारक को कहते हैं। वीरकल होता क्या है? देखिए, वीरकल मतलब ये स्मारक है, और ये किस पे, जैसे कि मतलब जैसे आजकल या उस टाइम पे जो लोग मर जाते थे युद्ध लड़ते लड़ते, देश के लिए उन्होंने या किसी कुनबे के लिए इन्होंने युद्ध किया और मर गए युद्ध करते करते, तो इनके लिए ना स्मारक बनवाया जाता था पत्थर का, सम्मान में पत्थर का स्मारक बनवाया जाता था इनके सम्मान में। तो ये इससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होता है? स्मारक, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि संगम ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम ग्रंथों के संदर्भ में, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है हमारा कह रहा है कि तोलकाप्पियम व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। ये मैंने आपको कल ही बताया था, है ना, कल या लास्ट वाले क्लास में बताया था कि तोलकाप्पियम है क्या। तो ये व्याकरण और अलंकार शास्त्र ग्रंथ है, ये सही हो जाएगा। पढ़ते ही पता चल गया आपको। दूसरा है कि तिरुकुरल ये क्या है, में दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं, ये वाला भी हमारा सही है। तीसरा शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये वाला भी सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए, लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य है तो पहले इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि राजा किसानों से नियमित कर के अलावा विशिष्ट अर्थात बिगाड़ भी लेता था। पहला ऑप्शन हमारा ये है, तो ये वाला हमारा एकदम सही है। पूछ रहा है लेकिन असत्य। ठीक है, तो ये वाला सही है, टिक नहीं करते। दूसरा है कि दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव होते थे, उर, सभा और नगरम, ये वाला भी हमारा सही है। तीसरा है कि इनमें उर गांव ब्रह्मदेव अर्थात ब्राह्मणों को दिए जाते थे, ये वाला हमारा गलत है। उर है क्या, ये दिया हुआ है कि ये एक प्रकार का गांव है, ब्राह्मण को नहीं दिया जाता था, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ये वाला ब्राह्मण से रिलेटेड नहीं है उर। तो उर है क्या एक्चुअली, ये गांव का प्रकार है एक। ठीक है, 3 तरह के गाँव होते थे, उर, सभा और नगरम, ये गाँव का प्रकार है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। पूछ रहा असत्य है, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी, यही वाला असत्य है। तीसरा है कि चालुक्य क्षेत्रों में गाँव की कार्य व्यवस्था गाँव के श्रेष्ठ जन करते थे, ये वाला भी सही, जो अनुभवी लोग थे वो काम करते थे। ये देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, फिर नहीं आ गया। तो
पहला दिया है कि चोल चेर पांड्य को संयुक्त रूप से तमिलकम कहा जाता था। ये वाला हमारा सही है, तमिलकम कहा जाता था। अच्छा, टिक नहीं करते हैं ना ताकि पता चले। दूसरा कह रहा है कि सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। ये वाला कथन भी सही है। तीसरा कह रहे सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे जबकि राजा भेंट स्वीकार करते। देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत है वो मैं बताती हूँ, पर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि शक तथा सातवाहन शासक लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सरदार अपने, एक सेकेंड, क्या कह रहे थे, सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे। तो जो सरदार थे, देखिए है क्या सरदार है एक्चुअली, सरदार कौन है, जो विशिष्ट नहीं विशेष, मतलब विशिष्ट या विशेष वही है, विशेष अनुष्ठान का संचालन करता हो, युद्ध के समय नेतृत्व करता हो, युद्ध नेतृत्व, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता का काम करता हो, और क्या करता हो, ये सब काम करता है। जो विशेष अनुष्ठान का संचालन करे, युद्ध का नेतृत्व करे, मध्यस्थता करे, उसको सरदार बोलते थे। ठीक है, और ये लोगों से भेंट लेता था। क्या लेता था, ये भेंट लेता था। और ये लोगों से भेंट लेता था। और जो राजा थे वो कर वसूलते थे। इसमें उल्टा दिया हुआ है ना, देखिए आप, उल्टा दिया हुआ है कि नहीं, ये देखिए लिखा है कि सरदार अपने से अधीन लोगों से कर वसूलते थे। कर कहाँ वसूलता, कर तो राजा वसूल करते थे ना। और हाँ, और ये क्या लेते थे, भेंट लेते थे सरदार लोग। तो इसमें ये उल्टा दिया हुआ है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिल्पाधिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई है। ठीक है, दूसरा कौन सा सही है, और ये वाला हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत है, क्योंकि शिल्पाधिकारम तमिल ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, तमिल महाकाव्य है, तमिल ग्रंथ है ये। तो तेलुगु भाषा में कैसे लिख देंगे, है, तमिल है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा तथा पृष्ठभाग में देवता का अंकन था। ये वाला हमारा सही हो जाता है। सही पूछ रहा है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ कि शब्द है और संबंधित अर्थ है, और वो बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना है। तो लिखा हुआ गहपति, तो गहपति जमींदार तथा छोटे किसान होते थे। ये तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है विल्लालर, ये बड़े जमींदार होते थे, ये भी आपने पढ़ा है। और जो उल्वर है वो हलवाहा होते थे, हलवाहा होते थे। तो ये वाला भी सही है। तो तीनों सही है हमारे। ऑप्शन दिया है ना, देखिए कि केवल दो तीन, 1 2 3। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में हुए कलभ्र विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कि कलभ्र एक आदिवासी समुदाय था जिसने 6ठी शताब्दी में चोल वंश और अन्य समकालीन राजवंशों को पराजित कर सत्ता प्राप्त की थी। ये वाला हमारा एकदम सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है यह विद्रोह तत्कालिक दक्षिण भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध लक्षित था। ये वाला भी हमारा सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी नोट्स जब आप बनाओगे ना कलभ्र विद्रोह की,
अब ऐसे लिखना, एक सेकेंड, क्लब विद्रोह, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इधर, एक एरो बना के इम्पॉर्टेंट पॉइंट इधर, जितना हो ऐसे ही ऐसे करके इसे लिख लीजिएगा। मतलब ये 2-3 पॉइंट ही हैं इम्पॉर्टेंट, इस बस छोटा सा एकदम लिख के। और अगर आपको ये देखिए जो इम्पॉर्टेंट तो रहता है, ये सारा कुछ ही इम्पॉर्टेंट रहता है, तो आपने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं बोलती थी स्टार पॉइंट है ना, तो अगर आप स्टार पॉइंट नहीं बनाना चाहते हो ना, तो उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लिया करो। जैसे आपने कोई चीज़ ऐसे ऐसे लिखी, ऐसे ऐसे करके आपने लिखी थोड़ी सी, जैसे 4 लाइन की एक इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार होगी, 4 लाइन की कोई एक आंसर तैयार हो गया 360 डिग्री में फुल एक्सप्लेनेशन। आपने उसको शॉर्ट में लिख लिया, 3-4 लाइन में था वो, आधे पेज का, लेकिन आपने 4 लाइन में लिख लिया। तो फिर अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट नहीं बना सकते, तो उसमें आप स्केच से ऐसे कर लो, या तो हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। हाईलाइटर से मत हाईलाइट करो, एक्चुअली आप स्केच का ही यूज़ करो। स्केच से आप उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया करोगे ना, तो जैसे आपने जब नोट्स रिवाइज करने के लिए ओपन किया ना, तो आपकी नज़र सबसे पहले वहाँ जाएगी। आपने एक बार वो देख लिया, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरह किया करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तमिल ग्रंथ में उल्लिखित कलाबू एवं कारपू शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं? पहला है भूमिकर के संदर्भ में, दूसरा है योद्धा वर्ग के संदर्भ में, तीसरा है विवाह के संदर्भ में, चौथा गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी है, विवाह के संदर्भ में। देखिए वर्ड क्या दिया हुआ है, कलाबू और कारपू। कलाबू क्या है ये जान लो पहले आप लोग। तो जो कलाबू है ये ना लव मैरिज टाइप की है, लव मैरिज है, ठीक है, जगह नहीं है ज़्यादा। ये लव मैरिज होती है। और जो ये कारपू होता है, कारपू ऐसे है, ये क्या है, अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज होती है, ठीक है। देखिए पहले जो होता था, अभी भी कुछ चीज़ें वैसी चल रही है। लव मैरिज को जल्दी समाज एक्सेप्ट नहीं करता, अरेंज मैरिज में तो सब लोग खुश रहते हैं। लव मैरिज कहाँ एक्सेप्ट करते हैं, बहुत मुश्किल से हो पाती है। तो इस वजह से ये मतलब पहले भी समाज में इसकी निंदा होती थी कलाबू की, और इसको अच्छे से सम्मानपूर्वक माना जाता था, सब लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। और देखिए इन जो ये विवाह है कलाबू और कारपू, इनका वर्णन कहाँ दिया गया है, तो जो एक ग्रंथ था तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम ये ग्रंथ था, किस भाषा में है? अच्छा आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बता देना। और इसमें ये 8 प्रकार के विवाह दिए हुए हैं, जिसमें से 2 प्रकार कलाबू और कारपू ये दोनों है, ठीक है। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किसमें है, तोलकाप्पियम में। किस भाषा में है, ता से ही शुरू होता है। अब इतना हिंट दे दिया है, आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तमिल समाज में एक और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर बाल विवाह नहीं होता था। यहाँ पर क्या होता था, बाल विवाह नहीं होता था, नहीं होता था। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखिए चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चोल साम्राज्य, पहले ये देखिए आप लोग हाईलाइट किया करिए की पॉइंट, ठीक है। देखिए अगला जो ऑप्शन कह रहा है कि इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ, पहला ऑप्शन ये कह रहा है, तो ये हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि चोल शासकों ने बहुत से शैव व वैष्णव मंदिरों की स्थापना की, ये वाला भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत के उन कृषि मजदूरों के लिए प्रयोग होता था जो जानवरों की खाल पर कार्य करते थे? पहला है पेरियार, फिर है वल्लाल, अरसर और पोलीगर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब देख लेते हैं कि ये जो और ऑप्शन है ये है क्या एक्चुअली। तो देखिए पहली बात तो ये जाने कृषक, ये जो पेरियार है ये श्रमिक कृषक होते थे, कृषि
एक सेकेंड। ये क्या होते थे फिर यार? श्रमिक कृषक होते थे। आप लोग शॉर्ट नोट्स में ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और जो वल्लाल कौन होते थे, ये वल्लाल लिखा हुआ है। वल्लाल होते थे धनी किसान। ये धा है धनी किसान। किस टाइम पीरियड पे? चोल और पांड्य के टाइम पे ये वल्लाल किसको बोलते थे? धनी किसान को बोलते थे। अरसर किसको बोलते थे? अरसर कहाँ है? ये है अरसर। अरसर बोलते थे शासक वर्ग के लोगों को, शासक वर्ग के लोगों को। और पोलीगार जो होते थे वो प्रादेशिक प्रशासनिक और सैन्य राज्यपाल होते थे। ये पोलीगार है। ये क्या होते थे? प्रादेशिक प्रशासनिक और सैन्य राज्यपाल। ये चारों लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है अरसर किसे कहते हैं, इसका संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए एक और वर्ड है एनाडी। एनाडी, एनाडी किसको बोलते हैं? जैसे वल्लाल वगैरह है वैसे एनाडी एक वर्ड है। इसका संबंध किससे है? तो सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान, एक सेकंड लिख देती हूँ, सेना अध्यक्षों को जगह बची नहीं है, ठीक है। अनुष्ठान है ये, अनुष्ठान के साथ ये उपाधि दी जाती थी। सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ यही उपाधि दी जाती थी, एनाडी बोलते थे। जो सेनाध्यक्ष औपचारिक कार्यों में भाग लेते थे उनको क्या बोलते थे? एनाडी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि संगम साहित्य एक धार्मिक साहित्य है, ठीक है, हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है। अगला बोल रहा है कि संगम साहित्य के पद्य 8 संकलनों में विभक्त है, ये सही है। तो इसमें कौन सा सही है बोल रहा है? सेकंड ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसका भी संगम साहित्य लिखा एक धार्मिक साहित्य है। संगम साहित्य धार्मिक साहित्य नहीं है। संगम साहित्य, हाँ, धार्मिक साहित्य नहीं है। इसमें है क्या क्या ये मैं बता देती हूँ। संगम साहित्य इसमें जो पद्य मिलते हैं, इसमें पद्य आप लोग समझते ही होंगे। पद्य जो है कितनी पंक्तियों में? 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, ठीक है। जो 8 संकलन में विभक्ति है वो नीचे लिखा ही है कि ये किस में? 8 संकलन में विभक्त है। संगम साहित्य की एक खास बात है कि इसमें नगरों का उल्लेख है, नगरों का उल्लेख है, बस यही है, इसमें नगरों का उल्लेख करते हैं ये, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, ये पूछ रहा है। सही लिखा हुआ कि चेर साम्राज्य के लोग हाथी दांत का निर्यात करते थे, सही है। दूसरा कि चोल साम्राज्य में सूती वस्त्र उद्योग उन्नत था, ये भी सही है। तीसरा कह रहा पांड्य राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे, ये भी सही है। तो तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि संगम साहित्य के संदर्भ में, संगम साहित्य के
संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मुप्पल की रचना वल्लुवर द्वारा की गई और इसे तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। पहला हमारा सही हो जाता है एकदम। दूसरा कह रहा है कि मुप्पल उस समय की राजनीति, नैतिकता और सामाजिक मानदंडों पर जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। ये वाला भी सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संगम साहित्य के बारे में कुछ बातें चलिए जानते हैं। क्या है संगम साहित्य? संगम साहित्य, देखिए ये कवियों की एक सभा होती है बेसिकली। कवियों की सभा होती थी जिसको पांड्य राजाओं के, मतलब जो पांड्य राजा थे उनके संरक्षण में ये संपन्न हुई। ठीक है, इस समय देखिए 3 संगम सभाएं आयोजित हुई थी। जब संगम साहित्य का टाइम पीरियड था तो 3 आयोजित हुई थी संगम सभा। और ऐसा माना जाता है कि जो पहली वाली थी, फर्स्ट नंबर की, उसमें किसने किसने भाग लिया था? तो देवताओं ने और महान संतों ने। देवताओं प्लस महान संत। जो सेकंड थी उसमें किसने भाग लिया था? तो इसके नहीं, देखिए जो सेकंड थी ना उसमें एक इम्पॉर्टेंट भाग लिया था, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या हुआ था ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं लिख देती हूँ। तोलकाघियर, ये लिखा है। ये एक राइटर हैं जिनके द्वारा तोलकाप्पियम की रचना की गई। तोलकाप्पियम इसकी रचना की गई थी। ठीक है, ये एक तमिल व्याकरण की बुक है। किसकी बुक है ये इधर मैं लिख देती हूँ। ये एक तमिल व्याकरण की बुक है जिसकी रचना किसने की है? तोलकाघियर ने की थी। ठीक है, और जो तीसरा है इसमें इम्पोर्टेंट ये वर्ड है कि इसके जो बहुत से कार्य हैं वो सुरक्षित रखे हुए हैं। जिसके कार्य जो हुए थे इस टाइम पे, कार्य वो सुरक्षित रखे हुए हैं। कार्य सुरक्षित, ये आप लोग लिख लीजिएगा, कार्य सुरक्षित रखे हुए हैं। इसके जो कार्य थे अभी भी, मतलब उसके अंश सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, और जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, कहाँ गया, और ये वर्ड आया है मुप्पल, है ना? तो जो ये मुप्पल है इसको और कुछ बोलते हैं, मुप्पल को बोलते हैं कुराल। मुप्पल का दूसरा नाम है कुराल। और जो इनके बारे में कहाँ पर दिया, ये किसका हिस्सा पड़ जाते हैं ना, मतलब किसका पार्ट है ये, तो लिख देते हैं। नाम बहुत अजीब सा है। ये इसका हिस्सा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो ये है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वाह है ये लिख दिया। ठीक है, ये राइटर हैं, आपके राइटर है, और ये आपकी बुक है, और ये कुराल इसी का एक पार्ट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। समझ में आया ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल दिया करो कि ये नहीं आया, तो मैं उसको फिर से समझा दूंगी। बोलते नहीं हो आप लोग, कुछ नहीं पता चलता आप लोगों का। ठीक है, अगला दिया हुआ है, लिखा है कि संगम कालीन सामाजिक व्यवस्था में कोरावई से क्या अभिप्राय है? कोरावई एक वर्ड है, की वर्ड है बेसिकली। ये इस किससे रिलेटेड है ये? तो पहला देखिए दिया हुआ है, यह एक प्रकार की विवाह पद्धति थी, यह विजय की देवी थी,
यह शिकारियों का एक समुदाय था और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यह विजय की देवी थी। ठीक है। अच्छा देखिए, उस टाइम पे कितने देवी देवता थे ये भी जान लेते हैं। संगमकालीन देवी देवता है ना, तो उसमें समय थे पहले तो शिव थे। शिव बहुत इम्पोर्टेंट, हर टाइम पे ज़्यादातर रहे ही हैं। शिव थे, फिर थे अर्धनारीश्वर, अर्ध फिर अनंतशाही विष्णु, कृष्ण और बलराम। कृष्ण का पहले कौन हो गया? शिव, फिर दूसरा है अर्धनारीश्वर, फिर है अनंतशाही विष्णु, और फिर कृष्ण और बलराम। 4-5 देवता थे जो उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, लोकप्रिय थे बहुत ज़्यादा। ये कौन थे? लोकप्रिय थे, लोगों को बहुत फेवरेट टाइप के देवता थे एकदम। तो इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। लिखा है दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अर्काट, मदुरै, सलेम, तिरुचिरापल्ली में यह लिपि व्यापक रूप से प्रचलित है। इस लिपि का पल्लव, पांड्य एवं चोल शासकों ने अपने अभिलेखों में प्रयोग किया है। महाबलीपुरम के धर्मराज रथ पर यह लिपि अंकित है। यह लिपि कौन सी है? पहला है मलयालम लिपि, ग्रंथ लिपि, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रंथ लिपि। ठीक है। अब ग्रंथ लिपि है क्या? देखिए, इसे ग्रंथ लिपि कहते हैं, इसको पल्लव ग्रंथ लिपि कहते हैं, पल्लव ग्रंथ लिपि। ठीक है, ये भी कहते थे। और एक राज सिंह थे, राज सिंह मतलब एक राजा, राजा का नाम है राज सिंह। एक सेकेंड, राज सिंह ये कौन है? इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ये याद रखिएगा, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राज सिंह। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मंदिर दिया होता है कि किसने निर्माण कराया, और बहुत अजीब से नाम रहते हैं, याद नहीं होते जल्दी। आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। यह है कैलाश मंदिर, ये राज सिंह ने बनवाया था। तो इसकी जो दीवारें थी उस पर जो अंकित शिलालेख थे दीवारों पर, वो किस भाषा में था? ग्रंथ लिपि में। शिलालेख था ग्रंथ लिपि में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।